हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। हम चैप्टर का पार्ट आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज हम पार्ट 3 में तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोग जानेंगे। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसे ज़रूर याद कर जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट, हारसे तथा चेज का परागमन प्रयोग। ठीक है, परागमन प्रयोग ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के लिए 100% क्या है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हार्स एवं चेज में सन 1950 में एसिकिया कोलाई में जीवाणु भोजी के अंतर्वरण द्वारा सिद्ध किया कि DNA आनुवंशिक पदार्थ है। उन्होंने दो प्रकार के फेक का, जो फेक लिखा हुआ है ना यहाँ पर, फेक का मतलब है जीवाणु, क्या है जीवाणु, फेक का मतलब। इन्होंने दो प्रकार के जीवाणु कण विकसित किए। एक प्रकार के जीवाणु रेडियो एक्टिव गंधक वाले बैक्टीरिया में विकसित किए तथा दूसरे प्रकार के, देखो यहाँ में से जीवाणु, यहाँ फेक का मतलब जीवाणु होता है, लेकिन अब मैं यहाँ फेक ही पढ़ूंगा। पहले मैंने आपको बता दिया कि फेक मतलब यहाँ जीवाणु है। तो फेक रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले बैक्टीरिया में वर्धित किए गए। फिर सामान्य बैक्टीरिया को दोनों प्रकार के रेडियो एक्टिव फेग में अलग अलग संकरित किया गया। ठीक है, यहाँ संकरित किया गया था। यहाँ पर दो बैक्टीरिया को विकसित किया गया था। कुछ समय पश्चात वॉन ब्लेंडर में इस निलंबन को मतकर इसके प्रोटीन खोल को अलग अलग कर दिया। जो इसके प्रोटीन खोल थे उन्हें क्या कर दिया, उन्हें अलग अलग कर दिया गया। अभी मैं इसे चित्र के द्वारा समझाऊंगा आपको। उसके बाद इन्होंने परीक्षण करने पर पता चला कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करने वाले फेग मतलब जीवाणु फेग कणों में अपना 85% रेडियो एक्टिव फास्फोरस बैक्टीरियल कोशिकाओं में परागत कर दिया है, किंतु रेडियो एक्टिव सल्फर माध्यम में वृद्धि करने पर फेग कणों द्वारा गंधक बैक्टीरिया कोशिकाओं में परागत नहीं होता है। अब मैं इसे थोड़ा आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। अब ये आपका चित्र है। यहाँ पर हमने एक में लिया रेडियो एक्टिव गंधक में अंकित प्रोटीन समष्टि, और दूसरा लिया है रेडियो एक्टिव फास्फोरस में अंकित DNA। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं आपके जीवाणु भोजी, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब जीवाणु भोजी होते हैं। अब इनमें जीवाणु कौन सा पाया जाता है, तो इसमें जीवाणु पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। देखते हैं किस किसे याद होगा, एस्केरिया कोलाई। इनमें क्या होते हैं, इसमें एस्केरिया कोलाई जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद जब ये आपस में ये तो आपका यहाँ गंधक हुआ है, यहाँ ये आपका फास्फोरस था। जब इन दोनों का यहाँ संक्रमण करवाया, इन दोनों के अंदर यहाँ फर्स्ट पोजीशन में जब इनका यहाँ संक्रमण हुआ, यहाँ संक्रमण होने के बाद उसका यहाँ पर कर दिया अनावरण। जो मतलब इसके खोलते, मैंने भी आपको पढ़ाया था, जो इसके खोलते वो इसके खोल यहाँ पर खोल दिए गए हैं। अब वो उसके खोलने के बाद अब उसके नीचे जब तीसरे स्टेप में देख गया अब केंद्रण क्या होता, तो इसमें ये रहा आपके लिए समझने के लिए। कोशिकाओं में रेडियो एक्टिव गंधक का पता नहीं लगा, मतलब इसमें से खोलने के बाद इसमें जो रेडियो एक्टिव गंधक था उसका पता नहीं लगा, जो गंधक वाले में था। अब आता है आपका फास्फोरस। कोशिकाओं में रेडियो एक्टिव फास्फोरस का पता लगा, मतलब इसमें साफ साफ पता लग गया कि इसमें फास्फोरस है। चूँकि रेडियो एक्टिव गंधक में माध्यम में वृद्धि करने पर फेग प्रोटीन खोल में केवल एमिनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एमिनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। जबकि रेडियो एक्टिव फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करने पर फेग में केवल DNA रेडियो एक्टिव होता है। अतः यह पूर्णतः सिद्ध हो गया कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ होता है।
जो आपके मतलब जो रेडियो एक्टिव बंधक है उसमें क्या होता है, आपका एमिनो अम्ल होता है। लेकिन दूसरा रेडियो एक्टिव फास्फोरस में आपका डीएनए होता है, इसलिए इस डीएनए रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डीएनए अनुवांशिक कहते, इसे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अब आपके लिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए की संरचना। क्या है, डीएनए तथा आरएनए की संरचना के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन अब मान के चलो अगर आपकी 10th क्लास होती, 9th क्लास होती तो उसमें आपके लिए दो चीज़ पूछी जा सकती थी, जैसे डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो अब आपके एग्जाम में पूछी नहीं जानी, क्योंकि आपके एग्जाम हाई लेवल के हैं। अब इसमें आता हम नंबर 1 पढ़ेंगे डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इससे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज सन 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रीडरिक मिश्र ने की थी। उन्होंने इसे न्यूक्लिक नाम दिया। अम्लीय प्रकृति तथा केंद्र में उपस्थित होने के कारण इन्हें केंद्रक अम्ल कहा गया। अब केंद्रक कैसे पाया जाता है, क्या होता है, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया है। क्या मैंने वो चीज़ें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, केंद्रक क्या होता है, कैसे पाया जाता है। उसके बाद डीएनए की अधिकांश जो भी डीएनए होता है, मतलब जो केंद्रक होता है, इसकी खोज किसने की, कैसे हुई, वो सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही पार्ट में पढ़ा दी है। अब आता है आपको थोड़ा आगे नीचे, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। जो डीएनए होता है उसकी जो अधिकांश मात्रा होती है वो कहाँ में पाई जाती है, डीएनए में। जबकि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें मिलती है। अब आप पूछेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपने फर्स्ट ईयर ढंग के नहीं करी है तो आपको नहीं पता होगा कि फर्स्ट ईयर में इसका फुल टॉपिक दे रखा है बिल्कुल डिटेल में समझाने के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर किसी और यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाने वाली डीएनए की कुल लंबाई 2 मीटर पाई गई है। जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर क्या होती हैं, डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए। अब डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर होती है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जा सकती हैं और कितने डीएनए की मतलब जो लंबाई होती है 2 मीटर मापी गई है। उसके बाद है थोड़ा नीचे आपके लिए और डीएनए की आकृति। डीएनए की आकृति, कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए अणु की आकृति 2 प्रकार की होती है। इसमें मैंने इसे आकृति के ऊपर विभाजित किया, एक तो रेखाकार आकृति, दूसरा वृत्ताकार आकृति। लेकिन अगर आप डीएनए को विभाजित करेंगे तो उसमें आपका डीएनए 5 से 6 भागों में डिवाइड होगा, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और आपका है लास्ट जेड डीएनए। तो उसमें विभाजित किया गया। तो वो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में आने के लिए। आपके एग्जाम में जो मोस्ट है वही पढ़ा रहा हूँ। जैसे रेखाकार डीएनए, रेखाकार डीएनए क्या होता है, सभी यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रीय डीएनए रेखाकार होता है। मतलब जो जीव होते हैं उनमें जो केंद्रीय होता है, केंद्रीय जो डीएनए होता है वो रेखाकार होता है। क्या होता है, वो रेखाकार होता है। दूसरा है आपके लिए वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार डीएनए क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व कुछ वायरसों में तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिक में पाए जाने वाला डीएनए वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होता है। ये किस में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मैंने अभी आपको कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको खाली बस इतना याद करके जाना है। वृत्ताकार में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व कुछ वायरसों में तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लाज्मिड में पाए जाने वाला डीएनए वृत्ताकार होता है। आज के लिए इतना ही। उसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको डीएनए की संरचना पूरी डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।